नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओ ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एएलपी CB2 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा डीसी जनरेटर। ठीक है, क्या है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर भी हमारा इतना खास इंपोर्टेंट चैप्टर नहीं है किसके हिसाब से, जो हमारा 2019 की वैकेंसी में इसका एग्जाम हुआ था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। ठीक है, उसमें ओनली 10 क्वेश्चन आए हुए थे। सिर्फ कितने क्वेश्चन आए थे, 6 या 5 शिफ्टों में 10 क्वेश्चन आए थे। और चैप्टर की अपेक्षा इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता कि इसके हिसाब से जो पिछली बारी एग्जाम हुआ था इसका। ठीक है, हो सकता है इस बार इसका लेवल बढ़ जाए इस चैप्टर का, क्योंकि डीसी जनरेटर भी एक अच्छा खासा चैप्टर है। ठीक है, तो ज़्यादा उसको ना करते हैं, इस क्वेश्चन के देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पिछली बारी आए हुए थे एग्जाम में। तो उन्हीं प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उनको याद रखेंगे। तो उम्मीद है पार्ट में बने रहिए इस वीडियो के में, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के प्रीवियस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमें, डीसी जनरेटर में 8 ध्रुव सिंपलेक्स लेप कुंडलित आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है, संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसके 16, 2, 8, 4। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 8। कैसे, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, ई बराबर कितना हो जाएगा, 5ZN/60 इंटू P/A। ठीक है, तो डीसी जनरेटर में 8 ध्रुव सिंपलेक्स लेप कुंडलित आर्मेचर में पथों की संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आर्मेचर कुंडली दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, लैंप कुंडली और तरंग कुंडली। लैंप कुंडली में कुंडलन एक दूसरे को आच्छादित करते हैं। लैंप कुंडली दो प्रकार के होते हैं। आर्मेचर कुंडली दो प्रकार की होगी और लैंप कुंडली भी दो प्रकार की हो जाएंगे आगे। कौन कौन सी, सिंपलेक्स लैंप कुंडली और डुप्लेक्स। ठीक है, तो सिंपलेक्स लैंप कुंडली में क्या होता है, सिंपलेक्स लैंप कुंडली में वर्षों के बीच समानांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर ही होती है। डुप्लेक्स लैंप कुंडली में पुरुषों के बीच समानांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या की 2 गुना होती है। और तरंग कुंडली में पुरुषों के बीच समानांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। उसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमें, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम मतलब राइट हैंड नियम, जिसको हम दाहिना हाथ का नियम कहते हैं। अंगूठा निम्न में से किसकी दिशा को दर्शाता है। तो किसकी दिशा को दर्शाता है, धारा की दिशा को, विद्युत वाहक बल की दिशा को, या चालक की गति की दिशा को, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो किसकी दिशा को दर्शाते हैं, चालक की गति की दिशा को। सी ऑप्शन राइट आंसर। तो आंसर सॉल्यूशन में दिया है सी। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा चालक की गति को दिशा दर्शाता है। यह नियम परिपथ से जुड़े एक चालक के चुंबकीय क्षेत्र में चलने पर प्रेरित होने वाली धारा को दिशा को दर्शाता है। इसका उपयोग जनरेटर की कुंडलियों में धारा की दिशा को निर्धारित करने में किया जाता है। आप इसको डायग्राम दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इस उंगली को दे रहे हैं, फर्स्ट रो को किसकी दिशा को दर्शाते हैं, क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, और जो अंगूठा आता है हमारा गति की दिशा को, और ये तीसरी जो बड़ी उंगली होती है धारा की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ठीक है, और उसने अंगूठा पूछा था तो किसकी दिशा को दर्शा रहा है, गति की। तो ऑप्शन में क्या था हमारे पास, चालक की गति। ठीक है, तो अंगूठा किसको दर्शाता है, गति को, गति की दिशा को। और पहली उंगली क्षेत्र की दिशा को, और तीसरी वाली ये बड़ी उंगली जिसे बोलते हैं हम, ये धारा की दिशा को इंगित करती है। तो इसमें सॉल्यूशन में नीचे लिखा है, ऊपर आरेख में दिखाया गया है कि यदि दाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के समकोण पर झुकाया जाता है, तो जिसमें अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष चालक गति की दिशा और तर्जनी क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, और इंगित करता है, तथा मध्यमा प्रेरित विद्युत वाहक बल की बस नहीं बल होगा, बल की दिशा को इंगित करता है। ठीक है, उसी के साथ अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, एक पृथक। ठीक है, और एक बात आपको और एक और बात होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको एग्जाम में बात पूछ लिया जाए, तर्जनी या मध्यमा के नाम से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता ही है मध्यमा किसको कहते हैं, मध्यमा बोलते हैं बड़ी उंगली को, जो धारा की दिशा को इंगित करती है ये वाली। ठीक है, और ये कौन सी होती है, तर्जनी, और ये अंगूठा होता है हमारा। ठीक है, अब उसी के साथ तीसरा क्वेश्चन, एक पृथक उत्तेजित जनरेटर क्षेत्र कुंडलन में संयोजित क्या होता है। तो संवर्त परिपथ, या स्रोत के साथ श्रृंखला, या खुला परिपथ, या स्रोत के साथ शंट। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, एक पृथक उत्तेजित जनरेटर क्षेत्र कुंडलन किस में संयोजित होता है, यानी जनरेटर होता है जो उन पृथक जो उत्तेजित जनरेटर क्षेत्र कुंडलन किस में संयोजित होता है, तो स्रोत के साथ श्रृंखला के साथ में संयोजित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर।
ऑप्शन में सॉल्यूशन में दिया है, एक पृथक उत्तेजित जनरेटर क्षेत्र कुंडल स्रोत के साथ श्रृंखला में संयोजित होता है इस प्रकार। ठीक है, ये इसका डायग्राम द्वारा दर्शाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास, एक डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर फेराडे के नियम पर ही, यानी कि फेराडे के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। कौन? डीसी जनरेटर। आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन, जो हमारे पास डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फेराडे के नियम या सिद्धांत। ठीक है, और देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। डायनेमो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जिसे ईएमएफ से डिनोट करते हैं हम, ईएमएफ उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को बराबर होती है। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं, दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसका क्या है, यदि श्रृंखला कुंडली की आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है और फिर शंट कुंडली को संयोजन के समानांतर में रखा जाता है, तो ऐसा संयोजन किस प्रकार का जनरेटर बनाएगा? तो ऐसा संयोजन किस प्रकार का जनरेटर बनाएगा? पहला ऑप्शन है दीर्घ श्रृंखला यौगिक जनरेटर, दीर्घ शंट यौगिक जनरेटर, या दीर्घ क्लोसेट यौगिक जनरेटर, या लघु शंट यौगिक जनरेटर। तो बी ऑप्शन दीर्घ शंट यौगिक जनरेटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार ये डायग्राम दिया हुआ है, ये तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी श्रेणी जनरेटर का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता क्योंकि उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है? उच्च होता है या कम होता है? यानी कि बहुत उच्च ही होता है। सॉरी उच्च नहीं होने का, क्योंकि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे सही से। श्रेणी जनरेटर का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता क्योंकि उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है या क्या है? तो बहुत उच्च होता है? नहीं, भार परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी जनरेटर का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता क्योंकि उसका टर्मिनल वोल्टेज भार परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्यूशन में। श्रेणी जनरेटर मतलब क्या होता है? जनरेटर होता है। ठीक है, जनरेटर को हिंदी में जनरेटर बोलते हैं। आमतौर पर प्रयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि लोड में परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तित हो जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से भार की धारा सैचुरेशन की स्थिति में बढ़ने लगती है, अतः टर्मिनल वोल्टेज का मान तेजी से घटने लगता है। अतः यह मशीन नियत वोल्टेज पर शक्ति प्रदान नहीं करता है। अब 7 क्वेश्चन है हमारा, एक असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया परिणाम स्वरूप किस पर प्रभाव होता है? तो ऑप्शन है इसके, पार चुंबकत्व, विचुंबकत्व, या अक्षय चुंबकत्व, या दो ध्रुवीय चुंबकत्व, या अनडिफाइंड फाइल्स, पता नहीं क्या है ये। तो इसका पहले ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार चुंबकत्व, क्रॉस मैग्नेटिजिंग। तो असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया परिणाम स्वरूप प्रति चुंबकन प्रभाव उत्पन्न होता है। ऐसी प्रतिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य फ्लक्स प्रभावित होता है उसे आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। इस प्रभाव को कम करने के लिए इंटरपोल का उपयोग किया जाता है। डीसी मशीन के, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, डीसी मशीन के भाग में सबसे बड़ी भंवर धारा हानि होती है, कौन सी होती है? योग, दिक् परिवर्तक, या क्षेत्र ध्रुव, या आर्मेचर। तो कौन सा ऑप्शन? आर्मेचर, डी। तो डीसी मशीन के आर्मेचर भाग में सबसे बड़ी भंवर धारा हानि होती है। तो डीसी मशीन के आर्मेचर भाग में सबसे बड़ी भंवर धारा हानि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, या इसका एक और सॉल्यूशन थोड़ा सा दिया हुआ है, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भंवर धारा मशीन के आर्मेचर हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। भंवर धारा मशीन के आर्मेचर हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिस कारण हम बोल सकते हैं भंवर धारा हानि होती है आर्मेचर के भाग में, डीसी मशीन के भाग, आर्मेचर भाग में। यह लोह हानि का एक भाग होता है। कौन? यही भंवर धारा यानी कि आर्मेचर, यह लोह हानि का एक भाग होता है। यह हानि 20% से 30% तक होती है। इस हानि से बचाव हेतु आर्मेचर पर परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, इस हानि से बचने के लिए आर्मेचर पर परत चढ़ाई जाती है। लघु किस कंपाउंड जनरेटर डीसी जनरेटर का एक प्रकार है? शंट का, ऋणात्मक का, श्रेणी का? तो शंट है। तो लघु शंट कंपाउंड जनरेटर डीसी जनरेटर का एक प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार ये सॉल्यूशन है डायग्राम द्वारा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर हमारे क्वेश्चन का। एक डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या निर्दिष्ट होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली उच्चतम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रदान करेगी? डिजाइन की अन्य विशेषताओं पर आधा निर्भर करेगा, या क्षेत्र कुंडली या लेप कुंडली या तरंग कुंडली। तो ऑप्शन डी राइट आंसर तरंग कुंडली हो जाएगा। ठीक है, और आगे के सॉल्यूशन में दिया है इसमें डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है, और प्राय मतलब पहले लेप एवं वेव वाइंडिंग का प्रयोग मोटर के आर्मेचर में करते हैं, और वेव वाइंडिंग में समानांतर पथ की संख्या कम होती है, अतः यहाँ विद्युत धारा का मान कम होता है, जबकि इसके माध्यम से अपेक्षाकृत उच्च इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राप्त होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ या नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।